आज का जो टॉपिक है हम लोग का बिड रेंट थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो यह जो थ्योरी है विलियम अलांसो का है। बिड रेंट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय विलियम अलांसो इन 1964। तो 1964 में विलियम अलांसो ने बिड रेंट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मूल उद्देश्य इनका ये था कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंड वैल्यू एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सीबीडी और सीबीडी से दूरी और भूमि मूल्यों के बीच में संबंधों का व्याख्या करने के उद्देश्य से ही बिड रेंट थ्योरी दिया गया था। जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होते हैं किसी भी स्थान के, वहाँ से जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वैसे वैसे भूमि मूल्यों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इसी बात को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि डिफरेंट लैंड यूजर्स आर विलिंग टू पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ द रेंट, यानी कि अलग अलग भूमि के उपयोगकर्ता अलग अलग भूमि के मूल्यों को देने के इच्छुक होते हैं, जो कि उनके आवश्यकता पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग ऑन देयर एसेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो बिड रेंट थ्योरी बताता है क्या कि मैक्सिमम रेंट यानी कि मैक्सिमम किराया, अधिकतम किराया उस लैंड यूजर के द्वारा पे किया जाता है जिसके लिए वह पार्टिकुलर लोकेशंस कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो लैंड वैल्यू जनरली डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सीबीडी। जैसे जैसे सीबीडी से दूरी बढ़ती जाती है लैंड वैल्यू गिरती चली जाती है। बिकॉज एसेसिबिलिटी एडवांटेज डिक्लाइन, क्योंकि जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र से जो लाभ मिल रहा है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो सिटी है जो सिंगल सीबीडी, मान लीजिए कि एक नगर के पास, इन्होंने एजम्पशन जो लिया, माना कि एक नगर के पास मान लीजिए एक सीबीडी है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इज यूनिफॉर्म्स, परिवहन जाल जो है वो समरूप है। लैंड यूजर एक्ट्स रेशनली टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और यूटिलिटी, जो भूमि उपयोग करता है तार्किक रूप से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, अधिकतम उपयोग करना चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन द लैंड मार्केट, यानी कि भूमि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। लैंड यूज पैटर्न यहाँ पर जो दिखता है वह कॉमर्शियल एक्टिविटी सीबीडी के रूप में दिखता है, जहाँ पर हाईएस्ट बिड रेंट मिलते हैं, यानी कि उच्च किराया सीबीडी में मिलता है। रिक्वायर मैक्सिमम एसेसिबिलिटी, जो सिटी सेंटर होते हैं यानी जो सीबीडी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इंडस्ट्रियल जोन, ये सीबीडी के ऑल अराउंड लोकेटेड होते हैं। मॉडरेट बिड रेंट कहाँ मिलेगा? उन जहाँ पर मान लीजिए कि किराया मध्यम स्तर का है वहाँ रेजिडेंशियल जोन होता है। लोअर बिड रेंट यानी कि जहाँ पर किराया कम लगता है ऑक्युपाइज आउटर एरियाज वेयर लैंड इज चीपर, तो बाहरी क्षेत्रों में भूमि मूल्य कम होता है और वहाँ पर हम लोग को भूमि सस्ती मिलती है। इस सिद्धांत का क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है? ये अर्बन लैंड यूज पैटर्न को व्याख्या कर पाता है, यानी भूमि उपयोग प्रतिरूप को बताता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड अर्बन एक्सपेंशन एंड लैंड वैल्यू, नगरीय फैलाव और भूमि मूल्यों के बीच में संबंध बताता है, एक समझ देता है। यूजफुल इन अर्बन प्लानिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टडी, तो नगरीय नियोजन और परिवहन जाल के अध्ययन में उपयोगी है। इसका क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है? इसमें एज्यूम किया गया है कि एक सिंगल सीबीडी होता है, जबकि आजकल जो आधुनिक शहर होते हैं उनमें मल्टीपल सेंटर्स, मल्टीपल सीबीडी दिखते हैं। इग्नोर गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड जोनिंग पॉलिसी, सरकार की नीतियों और उसके जो खंड में बांटने की जो नीति है उसको भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया है।
तीसरा बात है कि डज नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द अर्बन पैटर्न्स इन डेवलपिंग कंट्री। विकासशील देशों में नगरीय प्रतिरूप को उचित रूप से व्याख्या नहीं किया गया है। अब इसका कंक्लूजन क्या जा रहा है? बिटरेंट थ्योरी प्रोवाइड्स अ फंडामेंटल एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ एक्सेसिबिलिटी इन्फ्लुएंस लैंड वैल्यूज। यानी ये जो सिद्धांत है ये मौलिक रूप से यह बताता है कि किस प्रकार से भूमि मूल्यों की सुविधा के अनुसार उसका लैंड वैल्यू डिक्रीज होता रहता है, और इस तरह से नगरीय भूमि उपयोग की संरचना के बारे में यह सिद्धांत बता पाता है। डिस्पाइट लिमिटेशन, अपनी सीमाओं के बावजूद भी इट रिमेन्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द अर्बन इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल एनालिसिस। तो नगरीय आर्थिकी और भौगोलिक विश्लेषण में इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर एक ग्राफ है, लैंड रेंट सबसे ज़्यादा आपका कहाँ मिलेगा? सीबीडी में। जैसे जैसे हम लोग सीबीडी की तरफ से बाहर निकल रहे हैं लैंड वैल्यू गिरते चला जाता है। तो कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल ये देख रहे हैं कि भूमि मूल्य कम होते होते ये इस तरह का पैटर्न सीबीडी के बाद कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल इस तरह से दिख रहा है। तो हम लोग विलियम अलांसो का इस थ्योरी के बारे में जान पाए। द थ्योरी हाईलाइट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द एक्सेसिबिलिटी एंड लैंड कॉस्ट। तो सुविधाएं और जो लैंड कॉस्ट है उसके बीच में ट्रेड ऑफ रिलेशंस है। अगर सुविधा ज़्यादा है तो लैंड कॉस्ट ज़्यादा, अगर सुविधाएं कम हैं तो लैंड कॉस्ट कम। तो ये अपना समझ में आ गया। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्बन ज्योग्राफी का, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर इन अर्बन ज्योग्राफी। तो ये जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इनफॉर्मल का मतलब है जिसके जो लीगल के हिसाब से चलता है, वैधानिक रूप से जो बधा हुआ है, ऐसे चीज़ को जो सिस्टम पे चल रहा है, जिसके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, ऐसे सेक्टर को हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी कानून होती है, ऐसी बात नहीं है, पर ये इंडिविजुअल्स मालिकाना हक होता है इसमें। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर है। इस कॉन्सेप्ट को कीथ हार्ट ने 1973 में पॉपुलराइज किया वाइल स्टडिंग द अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्री। जब विकासशील देशों में नगरीय रोजगार के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तभी 1973 में कीथ हार्ट ने औपचारिक अनौपचारिक खंड का संकल्पना दिया था। दे एक्सप्लेन द ड्यूल नेचर ऑफ अर्बन इकोनॉमी। तो उन्होंने क्या किया, अर्बन इकोनॉमिक्स के ड्यूल नेचर का, दोहरी चरित्र का व्याख्या किया, पार्टिकुलरली इन द रैपिड अर्बनाइजिंग नेशंस। तो नगर में दोनों फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर दोनों चलता रहता है। तो इस तरह से अर्बन इकोनॉमिक में इन दोनों की प्रारूप को उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? द फॉर्मल सेक्टर कंसिस्ट ऑफ लीगली रिकॉग्नाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो औपचारिक जो क्षेत्र होते हैं वो वैधानिक रूप से उनके आर्थिक गतिविधियों को परिभाषित किया जाता है और सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कि आपको बैंक सेक्टर है, बैंक सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, गवर्नमेंट की वो बॉडी है। सारे बैंक भारत के उसके द्वारा बंधा हुआ आरबीआई नियम्स के द्वारा जितने भी शेड्यूल बैंक्स हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर्स के बैंक माने जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, तो सभी फॉर्मल सेक्टर के माने जाएंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या होती है? रजिस्टर्ड बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। बिजनेस और इंटरप्राइजेज क्या होते हैं? रजिस्टर्ड होता है। रेगुलर वेजेज और जॉब सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। इसी प्रकार से कंप्लियंस विद द लेबर लॉज एंड टैक्सेशंस, लेबर लॉज और टैक्सेशंस पूरा यहाँ पर लागू होता है। एक्सेस टू द सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर होती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चलता रहता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर्मल सेक्टर हैं, बैंक्स हैं, आईटी कंपनीज है, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बेल सेल, ये सब आपके सब फॉर्मल सेक्टर हैं। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? उसमें ऐसे आर्थिक गतिविधि को शामिल किए जाते हैं जो सरकार से बाहर हैं, ऑपरेट आउटसाइड
from the government regulations and legal frameworks, तो इनके लिए बहुत सारा लीगल फ्रेमवर्क से बाहर हैं और आउटसाइड द गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऐसे अनरजिस्टर्ड इंटरप्राइजेज, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसकी ये विशेषता है। इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेज, तो काम मिला तो पैसा मिला, नहीं तो चले गए कोई बिना पैसे का। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा यहाँ नहीं रहता है। लेबर इंटेंसिव है, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, ये इनफॉर्मल सेक्टर्स के नियम हैं। तो एग्जांपल में स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, स्मॉल रोड साइड पे जो छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं, ये सारे इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट्स एंड लो स्किल्ड वर्कर्स, तो जो प्रवासी लोग होते हैं या लो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए रोज़गार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जब आर्थिक संकट के दौरान ये एक देश के लिए सुरक्षित हैं, एक प्रोडक्टिव करके जीडीपी देते हैं। एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान इनका महत्व बढ़ जाता है। सप्लाइज एफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज, तो सस्ते सामान और सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द अर्बन इकोनॉमीज, तो नगरीय आर्थिक व्यवस्था में इनका योगदान है। चैलेंजेज इनके लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जॉब इनसिक्योरिटी है, तो असुरक्षा है, जॉब असुरक्षा। लो इनकम एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस होता है इनके लिए, तो आय कम है और वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, पुअर है। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस, तो इनको कानूनी रूप से बहुत सुरक्षा नहीं है। लिमिटेड एक्सेस टू द क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो संरचना और उधार के लिए इनके पास सीमित पहुंच है। कंक्लूजन में देखिए, द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को एग्जिस्ट इन द मोस्ट सिटीज़ एंड टुगेदर शेप अर्बन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो नगरीय आर्थिक के संरचना में फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों ही एक साथ अधिकतर शहरों में विद्यमान होते हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट्स रिक्वायर इंटीग्रेटिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, तो टिकाऊ नगरीय विकास तभी होगा जब इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर के साथ इंटीग्रेट किया जाए। इसके लिए हम लोग व्यापक नीति बनाएं, स्किल डेवलपमेंट का काम करें, सोशल प्रोटेक्शंस मेजर्स लें। इसीलिए अभी देखते हैं बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए भी सरकार ने लीगलाइजेशंस किया है, जैसे कि बीड़ी वालों के लिए, जैसे बीड़ी में जो रोज़गार कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स में, इसके लिए लेबर एक्ट हैं लेबरों की सुरक्षा के लिए। तो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में भी या दुकान के लिए भी बहुत सारा रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनमें जो वर्कर हैं उनके लिए भी सुरक्षा के लिए बहुत सारे लेबर एक्ट बन चुके हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी भारत सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत सारे कानून बनाए हैं। आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों ने भी कानून बनाया है, बाद में उसको भारत सरकार ने कंटिन्यू किया है और लगातार इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कानून बनाए हुए, जिससे कि उनके प्रोटेक्शन कुछ हद तक मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल सरकार के कंट्रोल से बाहर है, उसके लिए सरकार लगातार उन्हें भी सुरक्षा देती है। तो चलिए, ये हम लोगों को समझ में आया कुछ हद तक। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, रजिस्टर्ड जॉब्स है, अनरजिस्टर्ड जॉब्स है, सोशल सिक्योरिटी है, नो सोशल सिक्योरिटी, हाई प्रोडक्टिविटी फॉर्मल सेक्टर में, लो प्रोडक्टिविटी। द इनफॉर्मल सेक्टर सर्व्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द अर्बन इकोनॉमीज, तो नगरीय अर्थव्यवस्था में इनफॉर्मल सेक्टर्स जब बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स आता है तो उसको एक एब्जॉर्बर के रूप में काम करता है, बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ माइग्रेंट एंड
लो स्किल वर्कर्स। तो ये शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है। इसी तरह से टीजी मैगी जो हैं, इन्होंने भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट दिया। इनको जोग्राफर इन्हें माना गया है, वो तो ही थर्ड तो इकोनॉमिस्ट थे। टीजी मैगी स्टडी द सिटी इन एशिया, एशिया में नगरों का अध्ययन किया है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर विकासशील देशों का, और ऑब्जर्व दैट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट्स। औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर जो हैं, क्षेत्र हैं जो, वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि इंटरडिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं। नॉट सेपरेट, एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ आर इंटीग्रेटेड इनटू अर्बन इकोनॉमी, नगरीय अर्थव्यवस्था के लिए इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये जितना फॉर्मल सेक्टर अर्बन इकोनॉमी को प्रभावित करता है, उतना ही इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी इन्होंने श्रेय दिया। रैपिड अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो नगरों का तेज़ी से विकास हो रहा है, उनमें इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का भी तेज़ी से प्रसार हो रहा है। इनफॉर्मल वर्कर्स प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज टू द अर्बन रेजिडेंट्स। तो नगर निवासियों को ये इनफॉर्मल वर्कर्स आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। द अर्बन स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन सोलेली बाय द वेस्टर्न अर्बन मॉडल्स। तो नगरीय संरचना को जो विकासशील देश हैं, उनके नगरीय संरचना को पश्चिमी नगरीय मॉडल के द्वारा मात्र एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो पहले पश्चिम में चल रहा है विकसित देशों में, वही सीधे डेवलपिंग कंट्री में नहीं, बल्कि उसको डेवलपिंग कंट्री में इनफॉर्मल सेक्टर का काफ़ी योगदान है। मैगी अर्ज्यू दैट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स आर क्लोजली लिंक्ड एंड फंक्शनल टुगेदर विद इन द अर्बन इकोनॉमी। तो दोनों एक साथ काम करते हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग वर्ल्ड सिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू टीजी मैगी, द इनफॉर्मल सेक्टर इज नॉट अ रेसिडुअल सेक्टर, एक अवशिष्ट सेक्टर इसको न माना जाए, बल्कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्बन इकोनॉमी है। जितना फॉर्मल सेक्टर का योगदान है, उतना ही इनफॉर्मल सेक्टर का भी योगदान है। तो ये हम लोगों को दिख गया, और ये एक तरह से विकासशील देशों में नगरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बात टीजी मैगी उठाए। ये जोग्राफर हैं, तो अपना जोग्राफी के हिसाब से इन्होंने दिया। थर्ड वर्ल्ड सिटीज़ एंड फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर डिबेट्स अभी भी बने हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल सेक्टर भी पूरी तरह से योगदान करता है जितना कि फॉर्मल सेक्टर का किसी भी नगर के विकास में योगदान है। तो आज का यही हम लोग रखते हैं। थैंक यू।